स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज की कहानी ऑयल, वायलेंस और कॉन्क्वेस्ट की। सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर हजारों सालों के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के हमेशा क्लोज रही हैं। उदाहरण के लिए 1859 में यूएस की लार्ज स्केल पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बुनियाद वहां की नेटिव पॉपुलेशन के नरसंहार पर रखी गई। ऐसा ही कुछ इंपीरियल रशिया ने भी किया। रशिया अमेरिका के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने और अपनी कॉलोनीज की सो कॉल्ड वाइल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑयल रिच कॉकेकस को कंट्रोल करता था। 1882 में ब्रिटेन का इजिप्ट में इन्वेजन, जो उनकी नज़र में यहाँ के बारबैरिक मुस्लिम्स को सिविलाइज करने के लिए हुआ था, वो असल में ईरान से लेकर अफगानिस्तान और इराक से लेकर लीबिया की ह्यूज ऑयल वेल्थ के शुरुआती इन्वेजन्स में से एक था। और तो और 20वीं शताब्दी में हुए वर्ल्ड वॉर्स के दौरान ब्रिटेन और उसके एलाइज अपनी ऑयल सप्लाईज के लिए यूएस पर डिपेंडेंट रहे, जिसने यूएस की ऑयल इंडस्ट्री को 4 चांद लगा दिए। लॉर्ड कर्जन के मुताबिक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एलाइज को विक्ट्री तक पहुंचाने का काम अमेरिका की इसी ह्यूज ऑयल वेल्थ की वेव्स ने किया। यहां तक कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की सबसे डेडली बैटल ऑफ स्टालिनग्राड भी एक बड़े लेवल पर वहां की वास्ट ऑयल सप्लाईज के कंट्रोल को लेकर ही लड़ी गई। और इसी के साथ ऑयल की ये कहानी ह्यूज कॉमर्स और एनवायरमेंटल कॉस्ट के साथ रेसिज्म, कॉलोनियलिज्म और वायलेंस की भी कहानी बन गई। जब कुछ देशों ने अपने इंटरेस्ट के लिए नेचर को नेचुरल रिसोर्स में तब्दील कर दिया, तो उसका खामियाजा दुनिया के अलग अलग कोने में रह रहे उन लोगों को भरना पड़ा जिनकी डेंसिटी किसी ना किसी तरह इन ऑयल डिपॉजिट से जुड़ी हुई थी। यानी जो भी इन पावरफुल कंट्रीज के प्रॉफिट के रास्ते में आया, उन सभी को सेवेज या अनसिविलाइज्ड कहते हुए खत्म कर दिया गया। ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करने की इन्हीं जद्दोजहद ने इतिहास के कई ब्रूटल वॉर्स को जन्म दिया, जिनमें न जाने कितने लाखों लोगों को इन वॉर्स की भेंट चढ़ा दिया गया। इसी वजह से ये कहा जाता है कि ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री के एवोल्यूशन की कहानी करोड़ों लोगों के खून से लिखी गई है। और इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को माना जाता है। इतिहास ने यूएस और ऑयल का तालमेल कुछ इस तरह से बिठाया है कि जहां भी ऑयल मिलता है, वहां यूएस अपने आप नजर आने लगता है। और यूएस के अपने फायदे के लिए उसकी ऑयल रिच का शिकार इस रिसोर्स के साथ साथ दुनिया के कई देश भी हुए। तो यूएस के इस ब्लैक गोल्ड रश की असली कहानी क्या थी, ये हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में यूएस की ऑयल इंडस्ट्री के इतिहास पर पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ऑयल के जरिए यूएस ने दुनिया भर के नेशंस को एक्सप्लॉइट करके उनके खून और पसीने से खुद को एक सुपर पावर में तब्दील किया। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी रेलेवेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 सितंबर इवनिंग 6 PM से होंगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आज एक तरह से ऑयल ने हमारी लाइफ को इंस्लेव कर दिया है। आज हमारी जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स एक बड़े स्केल पर ऑयल को डोमिनेट करने की ही एक रेस बन चुकी है, जहां एक तरफ इसी ऑयल ने बहुत से देशों को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, तो उसी ऑयल ने दूसरी तरफ कई प्रॉस्परस कंट्रीज को उनके घुटने पर बिठा दिया।
ऑयल इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज की लाइफलाइन होने के साथ साथ इस प्लैनेट की सबसे डोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। इंडस्ट्रीज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक और हमारी बबल गम से लेकर परफ्यूम्स, टूथपेस्ट, लिपस्टिक और कॉन्टैक्ट लेंसेज जैसे न जाने कितने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोडक्ट्स इसी ऑयल की बदौलत हमें देखने को मिल पाए हैं। आज गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन से लेकर कई बड़े बड़े टेक जायंट्स ऑयल इंडस्ट्री में भर भर कर इन्वेस्ट करते हैं ताकि इस वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लॉइट किया जा सके। और ये एनस्लेवमेंट कोई नई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये तो ऑयल का इस्तेमाल इस धरती पर कई सदियों से होता रहा है। ह्यूमन इस ब्लैक गोल्ड का यूज अलग अलग समय में अलग अलग चीजों के लिए करते थे। 3100 BC में मेसोपोटामियंस इसका यूज ज्वेलरी बनाने के लिए किया करते थे, तो वहीं ग्रीक्स इस दौर में ऑयल का यूज लैम्प्स को फ्यूल करने के लिए किया करते थे। बेबीलोनियंस इस ऑयल का यूज अपने बोट्स में वाटर प्रूफिंग के लिए किया करते थे, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका पहला मेजर यूज केरोसिन बनाने के लिए किया गया। लेकिन इसके वायलेंट सफर की असल शुरुआत तब हुई जब उसका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया गया। ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री की इस जर्नी की शुरुआत यूएस से हुई। दोस्तों, यूएसए में इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को 3 फेजेस में हम बांट सकते हैं। पहला है 1850 की डिस्कवरी के बाद शुरू हुआ ऑयल रश। दूसरा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद शुरू हुआ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। और तीसरा पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में डीरेगुलेशन। आइए पहली स्टेज से शुरू करते हैं। असल में बात है 27 अगस्त 1859 की। वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में क्रूड ऑयल के ट्रेसेस देखने को मिले, जिसकी वजह से अमेरिकन बिजनेसमैन एडविन ड्रेक इस ऑयल की तलाश में लगे हुए थे। ड्रेक इस ऑयल से केरोसिन यानी मिट्टी का तेल निकालना चाहते थे ताकि उनको लैम्प्स में यूज किया जा सके। उस समय लैम्प के लिए वेल से ऑब्टेन किए जाने वाले ऑयल का यूज किया जाता था, जो बहुत कॉस्टली और लिमिटेड हुआ करता था। खैर, कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद ड्रेक ने 1863 में पेंसिल्वेनिया से उस रॉक ऑयल को खोज लिया। इस डिस्कवरी ने वेल्स को बचाने के साथ साथ दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जॉन डी रॉकफेलर 1865 में ऑयल के एक बड़े चैंपियन बन गए। उन्होंने इस ऑयल के ट्रेड के लिए स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई, जिसने उनको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। 1800 से 1900 तक यह अकेली कंपनी अमेरिका की रिफाइनरी और ऑयल सेल्स का 90% कंट्रोल करने के साथ साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल टैंकर फ्लीट बन चुकी थी। इसी के साथ यूएसए केरोसिन का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। लेकिन जुलाई 1911 में एक लीगल टसल के चलते स्टैंडर्ड ऑयल को अलग अलग एंटिटीज यानी शेवरॉन, अमोको, मोबिल, कोनोको और एक्सॉन में बांट दिया गया। लेकिन फिर भी इन कंपनीज ने अगले 6 दशकों तक पूरे इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर रूल किया। कैलिफोर्निया, ओक्लाहोमा और टेक्सास की न्यू ऑयल डिस्कवरीज यूएसए की ईयरली प्रोडक्शन को 26 मिलियन बैरल से 64 मिलियन बैरल्स तक ले पहुंची। 1900 में ऑयल के 2000 से भी ज्यादा बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टोव्स में यूज होने वाला फ्यूल, इंटरनल कंबशन इंजन्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी की ल्यूब्रिकेंट्स इत्यादि ह्यूमन बींग्स की लाइफ में एंटर करने लगे। इसके अलावा 1908 में हेनरी फोर्ड ने टी मॉडल इन्वेंट किया। ये वर्ल्ड की सबसे पहली इनएक्सपेंसिव और मास प्रोड्यूस कार थी। इसी के साथ यूएसए दुनिया की सबसे मोटराइज कंट्री बन गई। यहाँ हर 5 में से 1 सिटीजन के पास कार थी, जबकि दुनिया की बाकी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस में 45 में से 1 इंसान के पास कार होती थी। अगले 1 दशक तक यूएसए ने दुनिया को पर कैपिटा ऑटो ओनरशिप में लीड किया और इसी के साथ रिफाइंड मोटर फ्यूल यूएस के ऑयल का सबसे बड़ा कंजम्पशन सोर्स बन गया। यानी इन ऑयल की डिस्कवरीज ने अमेरिका को एक मेजर इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। यह प्रोजेक्ट 2 वर्ल्ड वॉर्स के दौरान हुई डेथ्स और डिस्ट्रक्शन के बीच और भी तेजी से पनपने लगा। और वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 में ऑयल को एक नेचुरल रिसोर्स से एक स्ट्रेटेजिक कमोडिटी में तब्दील कर दिया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत से ही ये ऑयल मॉडर्न वॉरफेयर, लैंड व्हीकल्स, प्लेन्स और शिप्स की फ्यूलिंग के लिए अहम नेसेसिटी बन गया। इस दौरान यूएसए लगातार ब्रिटेन और फ्रांस को ऑयल सप्लाई भेजकर उनकी मदद करता था। यानी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए उसने इस मैसिव वॉर को फंड करने का काम किया। लेकिन इस वॉर के चलते ऑयल की डिमांड बढ़ती जा रही थी और यूएसए का डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसको मीटअप नहीं कर पा रहा था।
तभी 1919 में हुए यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में यह सामने आया कि यूएसए की ऑयल सप्लाईज अगले 10 सालों में खत्म हो जाएंगी। बस फिर क्या था, यूएसए की इनसिक्योरिटीज का कोई जवाब नहीं था। लेकिन कई टाइमली लॉज और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ यूएस ने वक्त रहते इस इनसिक्योरिटी को दूर कर दिया। अब एक बार फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय यूएसए रशिया और वेनेजुएला के बाद दुनिया का 60% ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था। हालत ये थी कि ब्रिटेन, चाइना, यूएसएसआर और बाकी अलाइड फोर्सेस द्वारा यूज किए गए हर 7 में से 6 बैरल्स यूएस से आया करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो इस वॉर में यूएस की ऑयल कंपनीज दिन दुगने और रात चौगने प्रॉफिट छाप रही थी। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के भयानक डिस्ट्रक्शन में भी यूएस की ऑयल इंडस्ट्रीज की एक अहम भूमिका रही। इस बीच 1938 में सऊदी अरेबिया में ऑयल की कुछ बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई। इधर यूएस की प्रोडक्शन वॉर टाइम पर एक बार फिर से गोते खा रही थी। इन्हीं कंसर्न्स के चलते यूएस की नजर सऊदी अरेबिया में डिस्कवर हुए ब्लैक गोल्ड से चमचमाने लगी। 1943 में यूएसए ने सऊदी ऑयल को अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए जरूरी बताते हुए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की। खैर, अपने ऑयल प्रोडक्शन की इसी माइट की वजह से यूएसए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर में तब्दील हो गया। इस वॉर के बाद यूएसए ने अपनी रिसोर्सेज के बलबूते पर ग्लोबल रिकवरी में एक अहम रोल अदा किया। यूरोपियन रिकवरी के 45 मंथ्स प्रोग्राम के अंतर्गत यूएस ने डिवास्टेटेड यूरोप को $11 बिलियन का ऑयल प्रोवाइड किया। इसमें भी उसका अपना ही इंटरेस्ट था और वो था यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को यूरोप से दूर रखना। उधर डोमेस्टिक फ्रंट पर यूएसए की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से उनकी ऑटो इंडस्ट्री बूम कर रही थी। वहां कार्स का नंबर अगले 5 साल के अंदर 26 मिलियन से 40 मिलियन पहुंच गया। अगले कुछ सालों में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का ऑयल कंजम्पशन 50% से बढ़कर 70% तक पहुंच गया। यूएस की ऑयल इंडस्ट्री ने अमेरिका में एक मास सोसाइटी को जन्म दिया। वहां कंज्यूमरिज्म बढ़ने लगा। इसने नए नए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर इनोवेशंस, मास ट्रांसपोर्टेशन और अर्बनाइजेशन को मुमकिन कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिकन कैपिटलिज्म को फ्यूल करने के लिए ऑयल प्रोडक्शन ने लिटरली एक स्ट्रॉन्ग फ्यूल का काम किया। लेकिन एक बार फिर यूएस में ऑयल का प्रोडक्शन उनके लगातार बढ़ते कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ नहीं था। हालत ये हो गई थी कि जो यूएस 1945 में ऑयल का नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था, वो अगले 2 दशक में हर दिन बाहर से 6 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट कर रहा था, जो यूएसए की टोटल डिमांड का 1/3 हिस्सा था। 1960s आते आते एक बार फिर से वही प्रेडिक्शंस जनरेट होने लगी कि यूएस जल्द ही अपनी ऑयल प्रोडक्शन को एग्जॉस्ट कर देगा। उधर मिडिल ईस्ट में ऑयल के सरप्लस की वजह से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज का रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हो पा रहा था। इस रीजन में वेस्टर्न कंपनीज की मोनोपोली भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1908 में ब्रिटेन ने पर्शिया यानी प्रेजेंट डे ईरान में पेट्रोलियम की डिस्कवरी के साथ की थी। इतिहास का एक बहुत डिसीजिव मूवमेंट प्रूव हुआ, क्योंकि इसके बाद मिडिल ईस्ट में ऑयल के एक्सप्लोरेशन की एक झड़ी सी लग गई। 1927 में इराक, 1932 में बहरीन, 1935 में कतर, 1938 में सऊदी अरेबिया और कुवैत और 1958 में यूएई में यहां ऑयल की डिस्कवरीज हुई। इसी के साथ इस रीजन में वेस्टर्न कंपनीज और इन्वेस्टर्स की बारिश होने लगी। लेकिन इससे रीजनल ऑयल प्रोड्यूसर्स को लगातार लॉस होता गया। इसलिए इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत और वेनेजुएला ने मिलकर 85 यानी ओपीईसी को स्टैब्लिश किया। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे इस ग्रुप के साथ दुनिया के कई कमजोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जुड़ते गए। वेस्टर्न पावर्स के चंगुल से अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए इन कंट्रीज ने अपनी मेजर ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज को नेशनलाइज किया। यानी अब इनसे आने वाले ह्यूज प्रॉफिट यूएस की कंपनीज के बजाय यहाँ की गवर्नमेंट को जा रहे थे। देखते ही देखते अपनी यूनिटी के बलबूते पर ओपीईसी दुनिया में एक मेजर फोर्स के रूप में उभरने लगा। यहाँ आपको बता दें कि अब तक ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इस रीजन से जा चुके थे। ऐसे में यूरोपियन पावर की मोनोपोली को रिप्लेस करते हुए यूएसए मिडिल ईस्ट की ऑयल सप्लाईज पर एक इनडायरेक्ट रोल स्टैब्लिश करना चाहता था। तो ब्रिटिश अपने ऑयल इंटरेस्ट और रीजन की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल, स्मॉल मिलिट्री प्रेजेंस और आर्म्स की लिमिटेड सप्लाई मेंटेन करते थे। लेकिन यूएसए ने इसका एकदम उल्टा करते हुए यहाँ पर अपने रीजनल अलाइज जैसे कि सऊदी और ईरान को खूब आर्म्स सप्लाई किए। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूएस इस रीजन में एक एंटी सोवियत अलायंस स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा था
और उसने इस जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम के लिए मिलिट्री सॉल्यूशन चुना। लेकिन वो जो भी हो, 1973 में यूएस की इस रीजनल पॉलिसी को बड़ा झटका लगा। 1973 में हुए अरब इजरायली वॉर के दौरान ओपीईसी ने अमेरिका और उसके एलाइज पर एक ऑयल एम्बार्गो इम्पोज कर दिया, जिसके कारण ऑयल के प्राइस $3 पर बैरल से 4 गुना बढ़कर $12 पर बैरल पर पहुंच गए। इस शॉक से पहली बार यूएसए को ऑयल को लेकर अपनी फॉरेन डिपेंडेंस का अंदाजा लगा। इतना ही नहीं, इस दशक में ऐसे और भी कई लैंडमार्क्स इवेंट हुए जिसने यूएस की ऑयल पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया, जैसे कि ओपीईसी के द्वारा किया जा रहा ऑयल कंपनीज का नेशनलाइजेशन, ईरानियन रिवॉल्यूशन, अफगानिस्तान में बढ़ता कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस, 1797 का दूसरा ऑयल शॉक, 1980 में हुआ ईरान इराक वॉर और फाइनली 1990 में इराक का कुवैत में इन्वेजन। ये सभी इवेंट्स यूएस की इनसिक्योरिटीज और एंजाइटीज को पीक पर ले गए, क्योंकि जैसा कि हम देख चुके हैं कि यूएस किसी भी कीमत पर अपनी इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्ट नहीं कर सकता था। डोमेस्टिक फ्रंट पर यूएस की गवर्नमेंट्स ने ऑयल की कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए कई अलग अलग नियम और कानून भी पारित किए, लेकिन यूएसए किसी भी सूरत में अपने इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने की हालत में नहीं था। यूएस के कैपिटलिज्म की नींव ही एक्सेसिव ऑयल सप्लाईज के बेस पर रखी गई थी और अब ऐसा लग रहा था कि मानो उससे छुटकारा पाना जरा भी आसान नहीं है। तो ऐसे में अब यूएस की मिडिल ईस्ट पॉलिसी में एक ड्रास्टिक चेंज लाया गया, और वो क्या था, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अब यूएसए ने मिडिल ईस्ट के ऑयल मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए इस रीजन में अपना डायरेक्ट मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। 1980 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने पर्शियन गल्फ को अमेरिकन इन्फ्लुएंस का एक्सक्लूसिव जोन डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि इस रीजन में अगर किसी भी आउटसाइड फोर्स ने कंट्रोल गेन करने की कोशिश की तो उसको यूएसए के पर्सनल इंटरेस्ट पर अटैक माना जाएगा और इस अटैक का जवाब हर मुमकिन तरीके से दिया जाएगा, चाहे वह उसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ यूएसए किस तरह अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे देशों के इंटरेस्ट और उनके राइट्स को कुचल रहा था। इसके लिए उन्होंने एक रैपिड डेवलपमेंट फोर्स का भी गठन किया, जिसको बाद में यूएस सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम का नाम दिया गया। प्रेसिडेंट कार्टर के सक्सेसर के अंडर यूएस ने पूरे मिडिल ईस्ट में जगह जगह अपने मिलिट्री बेस इंस्टॉल कर दिए। यही कारण है कि यूएसए ने इराक को दो बार अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ इन्वेड किया। इसके पीछे उनका मेन मकसद सद्दाम हुसैन को हटाना नहीं, बल्कि इराक के ह्यूज ऑयल वेल्थ को अपने कंट्रोल में लेना था। यहाँ आप जानकर चौंक जाएंगे कि इराक ऐसा सबसे पहला देश था जिसने अपनी ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज करना शुरू किया था। और ये तो अब तक आप समझ ही चुके हैं कि इस नेशनलाइजेशन की ड्राइव से यूएसए को कितनी भारी चोट पहुंची थी। खैर, इराक में अमेरिका का प्लान था कि अगर वो इराकी ऑयल सेक्टर को कंट्रोल कर लेता है तो ओपेक अपनी मर्जी से ऑयल के प्राइसेस मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और वो इसीलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के बाद इराक के पास ऑयल के सबसे ज्यादा प्रूवन रिसोर्स मौजूद थे। लेकिन असल में सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा अमेरिका ने प्लान किया था। अमेरिका तो अपना काम खत्म करके वहां से चला गया, लेकिन उसके इन वॉर्स का भुगतान कई सालों से इराकी सिटीजन्स ने अपने ब्लड से चुकाया है। उसी तरह ईरान के ऊपर भी यूएसए ने कई बार भारी भरकम इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज किए, जिसके चलते ईरान अपने खुद के ऑयल को रिफाइन करने के लिए मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट जनरेट नहीं कर पाया। ऐसी हालत में दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन दूसरे देशों से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए मजबूर हो गया। उसी तरह 2008 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अफ्रीकन कमांड यानी एफ्रीकॉम एस्टैब्लिश की गई। एफ्रीकॉम ने लीबिया वॉर में एक भूमिका निभाई। यहाँ पर भी सबसे ज्यादा ऑयल और गैस के फील्ड्स यूएसए के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे रेबल्स के अंडर ही पाए गए। उसी तरह सुडान के डिवीजन में भी वेस्ट और स्पेशली यूएस का अहम रोल बताया जाता है। आपको बता दें कि सुडान अफ्रीका का एक क्रूशियल ऑयल एक्सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन इसके डिवीजन के बाद ज्यादातर ऑयल फील्ड्स साउथ सुडान के रीजन में आ गए और वहां पर वेस्टर्न ऑयल कंपनीज अपने लिए ह्यूज बेनिफिट्स जनरेट कर पाई। यानी कि इन सभी डिविजन्स और केओस के पीछे यूएस के ऑयल इंटरेस्ट सर चढ़कर बोल रहे थे। तो दोस्तों, इस डिस्कशन को सम अप करते हुए अगर हम ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर माइकल क्लेयर को कोट करें तो उनका कहना है कि 19th और 21st सेंचुरी में यूएसए ने अपने मिलिट्री को एक ग्लोबल ऑयल प्रोटेक्शन सर्विस में तब्दील कर दिया है, जिसने यूएस कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए दुनिया भर में ना जाने कितने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किए।
और ना जाने कितने देशों के खिलाफ वॉर लड़ते हुए उनके लोगों की जिंदगी और उनकी सोसाइटी का सुख और शांति को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसीलिए ऑयल और ब्लड के इस मिक्सचर ने इतने लंबे समय तक जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका की हेजेमनी को मेंटेन करने का काम किया। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी कि कैसे ब्लड और ऑयल ने यूएसए को रिच किया। आपका इस मुद्दे पे क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ विल द ग्लोबल ट्रांजिशन फ्रॉम ऑयल टू ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्म द जियोपॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द डे? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।